ऐसी श्रद्धेय भाई साहब, सर्वेश भाई साहब, डॉक्टर समस्त बहनों, मंच के तत्वाधान 15वां चौपाल का आयोजन हुआ है। भाई साहब ने आज के दिन के उद्बोधन का दायित्व मुझे सौंपा है, जिसका विषय है द्वारा आर्सेनिक उन्मूलन। जैसा कि आप रहे होंगे, जन और विषय हैं, लेकिन एक साथ लेके इनको चलने का है कि कैसे हम जो हम हुआ है, हमारे पेयजल में आ रहा है और हमारे जिले के लोग उसका लगातार सेवन कर रहे हैं, हम कैसे जनसहभागिता द्वारा आपस में मिलके उसका उन्मूलन करें। आज का ये विषय है। क्योंकि आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो हमारे भूगर्भ जल में मिला हुआ है और हम उसे लगातार, जैसा कि हम चर्चा कर, आर्सेनिक हमारे एक जो स्वाभाविक है, अगर मैं भी नहीं जानता, बताने वाले से जरूर पूछता कि ये अचानक में ये आर्सेनिक आ गया, ये क्या चीज है जिस पे इतनी चर्चा है, इतना प्रचार प्रसार है। आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जो हमारे हिमालय पर ओट्स के रूप में उपलब्ध है। जब से हिमालय है, संभवतः तब से आर्सेनिक का ओट्स यानी खनिज तत्व के रूप में वहां पे है। गंगा, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हिमालय आर्सेनिक का ओट्स है, खनिज भंडार है। वहाँ से दो बड़ी नदियाँ, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरा गंगा निकलती हैं और अपने साथ उन खनिज तत्वों को, जब से हिमालय है, जब से ये गंगा नदी वहाँ से प्रभावित होकर हम लोगों के क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा पूरी करती है, और ब्रह्मपुत्र जो निकल के चाइना होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए और बंगाल की खाड़ी में आती। ब्रह्मपुत्र जिस भूभाग से होके आती है उसको ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से जानते हैं हम सब लोग। और गंगा हिमालय से होते हुए बलिया होते पटना और बंगाल की खाड़ी की पेयजल के गुणवत्ता को के लिए सुधार सकते हैं। एक्चुअली जो धरती के नीचे पेयजल के गुणवत्ता को हमेशा के लिए सुधार सकते हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि इनको हम जो है दो बेसिन, एक तो ब्रह्मपुत्रा बेसिन के नाम से जानते हैं, दूसरा गंगा बेसिन से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा बेसिन के नाम से जानते हैं। ये अपने साथ एक लंबे समय से गुणवत्ता को हमेशा खनिज आर्सेनिक खनिज को लेके आ रही है और लाखों वर्षों से, जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि जब से गंगा आ रही है, जब से हिमालय है, तब से ये लगातार इसका जो है प्रवाह बना हुआ है, उसके साथ घुल के आ रही है। लेकिन तब की स्थिति ये थी, जो मैं समझ रहा हूँ और हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि तब जब आबादी ज़्यादा थी और पानी ज़्यादा थी और आबादी कम थी, तो इसकी जो मात्रा थी, जो पानी में घुलने का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम था, जो परमिसेबल लिमिट से भी काफ़ी कम था। इसलिए
वो संज्ञान में नहीं आया, या इसकी वजह से जो अभी समस्याएं आने लगी हैं मेलानोसिस के रूप में, केराटोसिस के रूप में, सीवियर केराटोसिस के रूप में, वो तब नहीं दिखाई पड़ती। उसका बहुत ही कम, जैसे समय और हम लोगों ने भूगर्भ जल के ऊपर निर्भर के भीतर का पानी की मात्रा समय के साथ होता गया, तो लगभग उतने ही थे उन, और लगातार प्रयोग कर हम लोगों ने ये पाया कि जल के गुणवत्ता को उसका दुष्प्रभाव अब हम लोगों के शरीर के ऊपर दिखाई पड़ने लगा है। इसी बीच में 2004 और उसके आसपास के वर्षों में कई इंस्टीट्यूटों के लोगों ने, जिसमें जादवपुर विश्वविद्यालय प्रमुखता से, उसने लंबे समय तक इस क्षेत्र में शोध किया। बलिया में पेयजल के ऊपर शोध किया, गाजीपुर में किया, बनारस में किया, चंदौली में किया, प्रयास किया। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ के कुछ जल स्रोतों में 50 पार्ट पर बिलियन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला, जिसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, और उसने शासन को अपनी बातों से अवगत कराया। शासन ने भी उसके गंभीरता को लिया और अपने विभाग जल निगम के माध्यम से जांच करके, और उन्होंने पाया कि निश्चित ही 50 ppm से ढेर सारे स्रोतों में हम जल निगम ने फिर ऐसे बस्तियों को जहाँ पे कि जल स्रोत जो है मार्का 50 ppb से पार्ट पर बिलियन ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके ऊपर जो है यूनिसेफ यहाँ पे और उसमें वाटर एड ने 3 ऐसे आर्सेनिक रिमूवल यूनिट की स्थापना की। पेयजल के गुणवत्ता को हमेशा के लिए सुधार सकते। हुआ यह है कि जो धरती के नीचे, उन्होंने 3 गांवों में, सावन छपरा, चरजपुरा और श्रीपालपुर में उन 3 डिवाइसेस को, ARU को, आर्सेनिक रिमूवल यूनिट को उन्होंने लगाया, और उसके पानी के सेवन को करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता का काम शुरू किया। एक्चुअली हुआ यह है कि जो धरती के नीचे है, लोग अपने, हम ये चर्चा आपसे कर रहे थे कि उसके बाद में फिर उनका शासन के द्वारा, शासन के ग्राम विकास मंत्री जी के द्वारा, श्री दद्दू प्रसाद जी तत्कालीन, उन्होंने उसे उद्घाटित किया, तथा जो जल निगम के द्वारा जांच करके 310 बस्तियों को चिन्हित किया गया था, उसमें उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम इसी तरीके के जो ARU हैं, आर्सेनिक रिमूवल यूनिट है, वो हम लगवाएंगे, और उन्होंने अपने सत प्रयास से 1 से 1.5 वर्षों के भीतर उन्होंने लगवा भी दिया। सबसे बड़ी जो जल निगम के द्वारा चिन्हित किए गए थे, जहां से 50 ppb से ज़्यादा हमको आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन मिला हुआ था। अब वाटर एड एक लोकल संस्था DOV
के सहयोग से उन सारे फिल्टर के आसपास से दो दो लोगों को लेके लगभग 2 दिवसीय वर्ष तक चला। एक बैच में 30 से 35 लोग थे। ये व्यवस्था थी, उनकी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से हम उस ARU को संचालित करेंगे, कैसे उसको हम मेंटेन करेंगे, स्वयं करेंगे। जबकि जिन ठेकेदार जल निगम के ठेकेदारों, उनके साथ भी विभाग का कांटेक्ट था कि वो लोग 5 वर्ष तक उसका मेंटेन करेंगे। बावजूद इसके जल निगम ने, वाटर एड ने लोकल संस्था DOB के माध्यम से 600 लोग जाके अपने क्षेत्रों में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े उत्साह से उन लोगों ने काम किया। एक ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति का भी उन लोगों ने गठन किया, एक समूह का भी गठन किया। समूह के माध्यम से जो गांव के लोगों को समझाने बुझाने से लेके और उनसे एक रेवेन्यू भी जनरेट करने का शुरू में प्रयास किया, और उसको प्रयास किया। एक कोष बनाया, बैंक में खाते लोगों ने खोला, और यह प्रयास किया कि हम लोग अपने स्तर पे इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। और 1 रुपया सिर्फ आपसे लोगों ने ही डिसाइड किया कि हम लोग 1 रुपया प्रतिदिन देंगे, और इस हर उसको जमा करेंगे। बैकवास का सिस्टम था कि हम 2 दिन जैसा कि नाम है उसको सफाई में उसको 1 घंटे चलाना। तो जो इस तरीके से काम करेगा उसको मेहनताने के रूप में हम लोग उसी कोष में से निकाल के देंगे। ये अच्छी व्यवस्था थी, और ऐसा होना भी चाहिए। उस समय ये गांव तो प्रचलन थोड़ा बहुत आया था, जो 1 लीटर वाला अभी में जो बिकते थे वहीं बिकता था। अक्सर उस कार्यक्रमों में जो गांव के बीच में मैं बात करता था, जो आपसी सहभागिता से ये इक्विपमेंट शासन ने हम सब लोगों को दिया है, एक शुद्ध पेयजल के लिए, खास करके आर्सेनिक मुक्त जल पीने के लिए। अगर हम लोग पूर्ण मनोयोग से इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसका संचालन नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से वो दिन दूर नहीं जब हमें भी पानी खरीद के पीना पड़ेगा। क्योंकि बेचने वालों की दृष्टि एक बड़े बाजार के रूप में हमारे गांव, और ये 2012-13 जैसा कि हम कह रहे थे कि बार मेरे भी जहन में तरीके से तत्पर थी, जिस कभी कभी भान होता था कि ये जो गांव या शहर में भी अभी उस तरीके से ये जो लोगों का प्रयास करने का, और निश्चित तौर से अगर हम लोगों ने सरकार के द्वारा ये दिया गया जो हम उपयोग संचालन ठीक से हम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारे कमियों को में रखते हुए पानी बेचने वाले हम लोगों के बीच, मैं 2011-12 में मैं लोगों से अक्सर कहा करता था। और कुछ 1-2 साल के बाद ही शहरों में पानी बिकने लगा, और उसके 2-3 सालों के बाद लगभग 2015-16 से गाँव में भी धीरे धीरे करके, और वो 20 लीटर के बोतल में RO के नाम पे RO प्लांट लगा के लोगों को बेचना लोगों ने शुरू कर दिया। मैंने भी महसूस किया कि ये जो डिवाइसें लगी हुई थी 100 से 150 लोगों या परिवारों के लिए ये है, उसकी क्षमता है। आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से जितना लाभ लेना चाहिए इस आर्सेनिक रिमूवल यूनिट से उतना लोग नहीं ले पाए। यह एक दुखद पहलू रहा, क्योंकि लेकिन
वाटर एड और डीओबी के सत प्रयासों से बीच बीच में उन लोगों के साथ बैठकें करके इस बात के लिए उनको जागरूक किया जाता रहा कि आप लोग जिस डिवाइस को शासन ने दिया है उसको संचालित करिए, मिलके करिए, 1 रुपया ही सही एक रेवेन्यू इकट्ठा कीजिए ताकि बैकवास करने वाले को मानदेय के रूप में उसको कुछ दिया जा सके। इसके मालिक अब आप हैं। इस तरीके के विचार उन लोगों के दिमाग में डालने का पूरा प्रयास किया गया, लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन जैसा हम आप महसूस कर सकते हैं कि अभी हमारे सोसाइटी में जो मैंने भी महसूस किया कि एक साथ काम करने की जो अभी होनी चाहिए उसका मुझे सर्वथा अभाव लगा। उसी समय मेरे दिमाग में यह बात आई कि कोई ऐसी डिवाइस हो जो आर्सेनिक रिमूव करती हो और लोगों के बीच में उसके विषय में भी बताया जाए साथ साथ में, क्योंकि ये डिवाइस तो दी गई, कुछ ही परिवार इसका लाभ ले। प्रयास जारी था। एक डिवाइस हमारे दिल्ली डायरेक्टर ने मुझे दिल्ली बुलाया बहुत कम शार्ट पीरियड में, जहाँ पे इन्फो जो नेपाल में संस्था काम करती है उनके एक्सपर्ट आए हुए थे और उसको घरेलू आप कह सकते हैं एक डोमेस्टिक फिल्टर के रूप में कह सकते हैं, जिसको कि मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस के साइंटिस्टों द्वारा सर्वेश भाई साहब, डॉक्टर हेलो समझ हेलो मंच के तत्वाधान चौपाल का आयोजन भाई साहब ने आज के दिन के उद्बोधन का दायित्व मुझे सौंपा है, जिसका विषय है उन्मूलन। जैसा कि आप रहे होंगे जनता और मैं ये कहना चाह रहा था कि वहाँ पे ये जो घरेलू डिवाइस है वो शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो शायद नेपाल में भी उतने बारीक बालू जो इसमें पड़ता है नहीं, जहाँ के एक्सपर्ट आए हुए थे। अब मुझे स्वयं भी इनवाइट किया गया और मैं स्वयं एक्सपोजर विजिट के लिए नेपाल गया हुआ था। मैं नेपाल गया, देखा, लेकिन दिल्ली से आने के बाद इस कार्यक्रम के बाद इस चीज़ को हमने बनाया और लोगों के बीच में इसको प्रमोट किया। लोगों ने जो उस समय यूज कर रहे थे आज भी वो लगातार उसका हमारे पेयजल में कर रहे हैं और अपने आप में काफी संतुष्ट हैं। इस डिवाइस से हम आर्सेनिक को अलग कर सकते हैं, आयरन को अलग कर सकते हैं, बैक्टीरिया को अलग कर सकते हैं। ये एक उन्मूलन करें, आज का ये विषय है। क्योंकि आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो हमारे भूगर्भ जल में मिला हुआ है और हम उसे लगातार, जैसा कि हम चर्चा आर्सेनिक हमारे जो स्वाभाविक है, अगर मैं भी नहीं जानता ये आज वाले से आज ये डिवाइस हमारे आपके लिए ये डिवाइस हमारे आपके लिए, जैसा कि मैं समझता हूँ, मैं तो ये सोच रहा था कि ये इतनी सस्ती और अच्छी डिवाइस है कि अब तक जो लगभग 5 लाख परिवार हमारे जिले में हैं, सब लोग इसको स्वयं बना के और इसका उपयोग करते, क्योंकि 2 से 3 हजार रुपए में ये बन जाता है और इसमें पड़ने वाला जो भी सामान है वो आपके घर के अगल बगल में मिल जाता है। एक तो जो ढलाई जिससे आप अपने छतों का करते हैं उस गिट्टी का उपयोग होता है। आप जिस लाल बालू का प्रयोग करते हैं वो लाल बालू का इसमें प्रयोग होता है। जिस सफेद बालू का साफ सुथरे अच्छे मोटे दाने वाले वो आपकी गंगा मैया हमें उपलब्ध करा देती हैं, तथा जो कांटी जो आर्सेनिक को हमारे पानी से अलग करने की क्षमता रखता है, जो वो भी रस्टेड वाला जो मूर्छे वाला है वो अलग कर देता है। उसका स्वाभाविक गुण में है रासायनिक क्रिया द्वारा वो अलग करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं।
होते इसमें कोई हुए दो राय नहीं कि बांग्लादेश ये होते हुए और एक बंगाल की खाड़ी अच्छे में आते हैं। इंस्टीट्यूट जो विश्वस्तरीय इंस्टीट्यूट MIT ब्रह्मपुत्र मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रह्मपुत्र यूनाइटेड इस स्टेट भूभाग से होके ने आती इसको है, डिजाइन उसको किया, इसके ब्रह्मपुत्र बेसिन साइंस के को नाम से ईजाद किया जानते हैं और हम सब सब लोग। लोगों के लिए उपलब्ध और कराया। वो गंगा धन्यवाद का पात्र है। हिमालय इसे से हम आप होते बना हुए के और आसानी से निश्चित तौर से बच सकते हैं। से इससे अधिक बलिया जो होते हमारे यहाँ आयरन है, पटना जिसकी वजह से और बंगाल उसका की पानी खाड़ी का टेस्ट मेटेलिक लगता है, कलर भी बहुत खराब लगता है। और कई एक जगहों पे हमने देखा है कि एक बाल्टी पानी चला के रख देने पेयजल के की बाद गुणवत्ता को उसमें जम जाता है, उस सबको ये रिमूव कर देता है। और आपके जिले में लगभग 1000 परिवारों में इस डिवाइस का लोग उपयोग कर रहे हैं और पिछले 7-8 वर्षों से कर रहे हैं और निश्चित तौर से वो लोग जो है काफी संतुष्ट हैं। पेयजल की गुणवत्ता दूसरी को चीज हमेशा के लिए सुधार सकते कि हम एक्चुअली हुआ ये तो है एक कि डिवाइस इनको हो गई हम जो जो आप है बना इन सकते दो हैं बेसिन, सस्ते में, एक जिंदगी तो भर ब्रह्मपुत्र चलेगा, बेसिन के नाम से क्योंकि इसमें जानते हैं, कहीं कोई दूसरा ऐसी गंगा चीज बेसिन नहीं है जो आपके लिए परेशानी का सबब बने। गंगा है दूसरी चीज ब्रह्मपुत्र जो हम लोगों बेसिन के के द्वारा नाम से किया जानते जाना हैं। है, अभी के साथ एक लंबे समय समय चुकता चल जा के रहा है, गुणवत्ता ये को मैं बड़े हमेशा बड़े कि समय चुकता रहा है, हम लोग उसके ऊपर किया जाना चाहिए नहीं, वो है जल संरक्षण। एकमात्र वर्षा का जल, अभी भी हम लोगों के यहाँ औसतन बरसात 1200 मिलीमीटर होती है। अगर उस वर्षा के जल को हम ठीक ढंग से कर पाएंगे तो आने वाले समय में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसको करना भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही सस्ता है। और हम शासन से भी चाहेंगे, शासन का जल संरक्षण पे विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इसकी गंभीरता को शासन समझता है, लेकिन जब तक हम सामान्य लोग नहीं समझेंगे और इस दिशा में इस विषय पे जन सहभागिता द्वारा हम इस विषय पर कॉन्संट्रेट नहीं होंगे, अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से अकेले शासन जो उसे परिणाम मिलना चाहिए हम सब लोगों के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा विशेष आग्रह समस्त सामान्य जनों से कि जन शासन की ये जितना हो सके उसे की जाए, पहले तो एक बात। और दूसरा, स्वयं इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ के जो वर्षा का जल होता है, कम से कम जो छतों पे आता है, संचित करने का समुचित प्रबंध करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये महंगा है, महंगा बिल्कुल नहीं है। आपके मकान की पूरी कीमत का शायद वो 1% नहीं, 0.001%, 8 से 10 हजार या मैक्सिमम उसको, क्योंकि 50% से ज़्यादा खर्च तो हम लोग पहले ही कर चुके रहते हैं, लेकिन अपने छतों के पानी को लाके नीचे छोड़ देते हैं और वो फिर साफ पानी आगे बढ़ के गंदे नालियों के माध्यम से गंदा हो जाता। हम आप उसको अपने धरती के नीचे जाने देने का रास्ता दिखाएं और वो पानी नीचे फिल्टर हो जाए। थोड़ी बहुत बरसात के पानी में अगर कहीं से है तो धरती में उनका ये स्वाभाविक गुण है। दूसरा, वही पानी, क्योंकि आज हम हर काम के लिए हम भूगर्भ जल पे ही आश्रित हैं, चाहे वो कृषि हो, इंडस्ट्रीज भी हो, हम बड़े आसानी से ट्यूबवेल गाड़ के धरती से पानी निकाल लेते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये कार्य आप तभी तक कर सकते हैं तभी तक कर सकते हैं जब तक धरती के नीचे पानी होगा। पानी की खपत का बढ़ना और धरती के पानी
का कम होना, ये आर्सेनिक, फ्लोराइड, कैल्शियम और इस तरीके के तमाम जो रासायनिक तत्व हैं जो धरती के नीचे हैं, पानी में घुले हुए हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अभी आज एक आर्सेनिक हमारे सामने है, कल फ्लोराइड आएगा, आयरन साथ में चल रहा है, नाइट्रेट भी आ चुका है हम लोगों के बीच में, और इस तरीके से कैडमी वर्षा जल के माध्यम से उसको संचित करके हम अपने पानी की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और हमेशा के लिए सुधार सकते हैं। क्योंकि पानी जब ऊपर से हम उसे संरक्षित करके और धरती के नीचे जाने देंगे तो निश्चित तौर से पानी की मात्रा बढ़ेगी और जो घुले हुए हमारे तत्व हैं उनका कंसंट्रेशन कम होगा और धीरे धीरे जो खतरे के निशान से ऊपर सारे तत्वों की मात्रा चली गई है वो धीरे धीरे लिक्विफाई होकर नीचे आ जाएगी और हम लोग सेफ। जल संरक्षण के ऊपर है करके जो हम लोग वो है कि दाने देना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही राय नहीं कहीं किसी से, बिल्कुल वो स्वदेशी है। अपने घर के अगर 10 फुट की दूरी है तो वहाँ पे एक 6x6x6 का पिट भर के उसमें हम ईंटे का टुकड़ा डाल के ऊपर जो पाइप ऊपर से डाउन पाइप हमारा पानी लेके छत का आ रहा है उसको ले जाकर उसमें हम जोड़ सकते हैं। एक औसत कैलकुलेशन है कि अगर हमारे छत का कैचमेंट एरिया कह सकते हैं अगर 1000 से 1200 स्क्वायर फीट है तो औसत बरसात जो 1200 मिलीमीटर की होती है तो हमें 70,000 से लेके 1 लाख लीटर पानी मिलता है। अगर हर छत से इतना पानी धरती के नीचे जाए, हम कल्पना कर सकते हैं कि हम बहुत ही कम समय में एक सुनियोजित प्रयास से हम अपने भूगर्भ जल जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है उसका भंडारण हम बहुत ही अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। और जितनी ये समस्याएं हैं उस सबका समाधान जो मेरी समझ है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा विवेक कहता है कि निश्चित तौर से जो पेयजल की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना है इस दिशा में। इस दिशा में जागरूक होने के लिए अभी हम लोग जो कर सकते हैं अपने छतों के पानी को जमीन में जाने देने की बात करते हैं। सार्वजनिक रूप से बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक तालाब हैं, बड़े बड़े ताल हैं। अभी हमने नदियों की चर्चा की कि हम दो बड़ी नदियों के बीच से दो नदियों के बीच में हम हैं। बहुत बड़े बड़े नाले हैं, छोटी छोटी न जाने कितनी नदियां हैं जहां से पानी बहता है। जो बह जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो ताल और तालाबों में जो पानी संग्रहित होता है जो धीरे धीरे रीछ के जमीन के भीतर जाता है उनकी दशा मैंने अपने आंखों से देखी है। सुरहा ताल जो 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लोग जो हमें जानने का अवसर मिला उन लोगों ने 3 हाथी ऐसा लोगों का मापने का एक गहराई हुआ करती थी, लेकिन आज के तारीख में उतनी गहराई नहीं रही। निश्चित तौर ताल के मिट्टी बह के आना स्वाभाविक है, बरसात होगा आएगा वो सिल्ट जमा होगा, सिल्ट होगा तो निश्चित होगी वो कम। अगर कर सकते हैं कि होना चाहिए उतना नहीं रहेगा क्योंकि पानी की जगह तो हमें समय से निकालने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए, जिनके माध्यम शासन के सहयोग से उसकी हम लोग अगर सफाई करते हैं का पुनर्जीवन होगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा का संग्रह होगा, रिस्क धरती के नीचे हो जाएगा तो अगल बगल के जो भी गांव हैं उनके पेयजल में काफी सुधार
ये ये तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई हमने तालों को देखा, कई दहों को मैंने देखा जो बलिया में है, हमने कई नालों को भी देखा जो इंक्रोचमेंट के। दूसरा, ये तो सिल्ट का बाहर निकालना, जो भी हमारे प्राकृतिक रूप से ताल तलैया हैं उसको पूरा जीवन देना, ये चूंकि बड़ा काम है, निश्चित तौर से इसमें शासन के सहयोग करवा सकते हैं। निश्चित तौर से उसकी शासन को भी अपेक्षा रहती है कि रहती है, और हम लोगों को भी चाहिए कि जो कुछ भी शासन करता है वो हम लोगों के लिए ही करता है। तो मिला के जो प्राकृतिक धरोहर के रूप में हम लोगों को मिला। तीसरा जो सबसे मुख्य बात बताता हूँ, हमें जल प्राकृतिक रूप से सीधा संबंध हमारे वनों से है। जिस तरीके से जिस विकास हो रहा है, सड़कें बन नहीं, सड़कों के किनारे के पुराने विशाल वृक्ष काट दिए जाते हैं, संख्या कम हो रही है। वर्षा का वृक्षों के साथ, वनों के साथ बहुत ही अटूट संबंध है। अगर हम पर ध्यान नहीं दें, निश्चित तौर से जो औसत बरसात 1200 मिलीमीटर इस जिले में होती है, उससे कम हो सकती है। जल संचय जल हो, बरसात तभी होगी जब हम उसका वृक्षारोपण और या करेंगे। अपना एक अटूट संबंध है, हमें के ऊपर भी विशेष सरकारी जगह हो, सरकार के लोगों के माध्यम से उन जगहों पे हम वृक्षारोपण करें। हम जो लोग निजी, जहाँ खाली ज़मीन है, जहाँ जहाँ पर हम वृक्षों को लगा सकते हैं, वहाँ लगाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी की वजह से हमें आपकी थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ी, जो फ्लुएंसी नहीं रही। तीसरी बात, जो वृक्षारोपण की हमने की, उसके महत्व को हम आप सभी जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ वृक्षारोपण और कहाँ जल संरक्षण, या फिर जल संरक्षण क्यों? आर्सेनिक की अगर कंसंट्रेशन को कम करना है तो हमें भूगर्भ जल को धनवान बनाना ही पड़ेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें नीचे पानी देना ही पड़ेगा। तो ये पूरी एक साइकिल है, पूरी एक साइकिल है। तो वृक्षारोपण का चौथी और महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये करना चाहेंगे, कि जो हम लोगों के द्वारा पानी उपयोग में आता है और वो पानी नालियों के माध्यम से बाहर जाता है, हम लोग यह प्रयास करें, मिलकर प्रयास करें, एक दूसरे के सहयोग से प्रयास करें कि वो पानी जो प्राकृतिक हमारी नाले हैं, जो प्राकृतिक हमारे ताल हैं, तलैया हैं, तालाब हैं, नदी है, उसमें न जाए। जाने से पहले इन प्रयोग किए गए जलों का पूर्ण रूप से शोधन हो, तभी शोधित किया हुआ जल ही इन प्राकृतिक जो ताल हैं, तलैया हैं, नदी हैं, नाले हैं, दह हैं, उसमें जाए। ये सुनिश्चित करना हमारा और आपका काम है, और ये काम बहुत कठिन नहीं है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम सब लोग इस दिशा में थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से इन चारों विषयों पे, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और अपने द्वारा प्रयोग किए गए जो पानी है, इसका शोधन करके ही उन नदी तालाबों में जाने देने का, ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत खर्चीले नहीं हैं। हम लोगों को एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर पहल करें, विचार करें। अगर विचार चुक जाएगा, क्योंकि मेरी
क्योंकि लंबे समय से इस दिशा में सोच विचार रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, कहा जा रहा है से आज आर्सेनिक है, कल फ्लोराइड हमारे बीच में आएगा, क्रोमियम आएगा, बोरान आएगा, और जो भी पानी में हो सकते हैं, सभी जो जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उभर के आएंगे, पक्की बात है आएंगे। वर्षा जल को संरक्षित करें, वर्षा और हैं उसमें गंदा पानी जाने से हम कैसे रोक सकते के ऊपर हम, और उसमें बहुत ही आसान तकनीकी उपलब्ध है, हम लोग कर सकते हैं बशर्ते कि हम लोग एक दृढ़ निश्चय करें कि हम लोग इस दिशा में पहल करनी है। यही स्वदेशी का सत्संकल्प भी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समाधान के रूप में हमने अभी जैसे तैसे डिस्कनेक्शन का, बीच बीच में कनेक्टिविटी ख़त्म हो जा रही थी, हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको भी लगेगा, आपने महसूस किया होगा कि जो भी हमारी समस्या है पेयजल से संबंधित, आपने महसूस किया कि जो भी रेमेडी, जो भी समाधान सुझाया गया, वो सब हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों के करने का मतलब पूर्ण रूप से हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, यानी स्वदेश का जो भाव है, स्वदेशी का जो भाव है, हम लोग स्वयं कर सकते हैं। उसमें जो भी अंत में हम यही चाहेंगे कि यही तो स्वदेशी का सत्संकल्प है कि हम सभी मिलके अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उनकी सुरक्षा करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करें, प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है वो प्रकृति माँ करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और इस मामले में दुनिया से अपनी तुलना किया जाए तो प्रकृति माँ ने हम लोगों को भरपूर संसाधन उपलब्ध कराए हैं, और हम लोगों के पूर्वजों ने इन्हीं संसाधनों के बीच में एक शानदार जीवन जी के हमें दिखाया है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। यही तो स्वदेशी का सत्संकल्प है। जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हमें उम्मीद है, अपेक्षा भी है आपसे कि एक जिसको हम लोग बहुत बड़ा समस्या के रूप में ले लिए हैं, हो चुका है, खत्म कर छोटे से प्रयास से अपने छत के वर्षा के जल को संचित, जहाँ खाली जगह है वहाँ वृक्षारोपण, जो हम जल है जो बाहर चला करके ही हम सब मिलके उसका प्रयास करें कि हमारे नदी नालों में वो जाएं, और जो सीधे तालों में, तलैयों में, जैसे ताल के अगल बगल के गाँवों में हमने देखा कि सीधे उनका उपयोग किया हुआ जो गंदा पानी है सीधे सुराह ताल में जाता है। जबकि ये कहा जाता है कि सुराह ताल का पानी मैंने भी पिया 10-15 साल पहले, कि कितना हो खा पी के जाइए, उसका जल पीजिए, इतना शुद्ध और सात्विक होता था, इतना ऑक्सीजनेटेड होता था कि भोजन 1-2 घंटे में पच जाता। आज वो स्थिति नहीं है। आप जाकर उसका काला पानी देख के ही आपको पीने का मन नहीं करेगा। तो हम इस दिशा में आइए मिल के काम करें।